हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के पहले वीडियो में कुछ पार्ट बचे हुए थे, उसी पर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें चैप्टर का नाम आप देख चुके हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, पुष्प का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, पुष्प के जितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम यह निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन के अंतर्गत आएंगे, जिसे इंग्लिश में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं 3 चरण होते हैं। जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के चरण होते हैं देखते हैं, उसके अलग अलग इवेंट्स आपको बताए गए थे। उस इवेंट्स में आपको बताया गया था, पहला इवेंट्स होता है जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहला बताया गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा आपको बताया गया था डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आपको बताया गया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये 3 इवेंट्स आपको बताए गए थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यह 3 इवेंट्स में पहला जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन के पहले संपन्न होती है, मतलब निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें आप देख रहे हैं जो निषेचन के पहले की घटनाएं होती हैं वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अलग अलग होती हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती हैं उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरा जो आप पढ़ेंगे फीमेल के केस में वह मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वह मेल के केस में संपन्न होता है, जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वह फीमेल के केस में संपन्न होता है। अब इसमें मेल के केस में आपको अलग पढ़ना है, फीमेल के केस में अलग पढ़ना है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो स्टेप होता है, ये जो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं वह एंडोसियम और गाइनोसियम में संपन्न होती हैं। और एंडोसियम में जो होता है वह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है, पॉलिनेशन होता है, और इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आती है, वो आपका सेकेंड स्टेप में पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वह मेल के केस में पहला आपको बता दिया गया। इसमें फर्स्ट है एंडोसियम के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, इसके बाद आते हैं अलग से यह मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया फीमेल केस में। दूसरा
यह गाइनोसियम केस में होता है। गाइनोसियम केस में मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस ये देखते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के केस में अलग अलग जो प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं वह अलग अलग पार्टों में संपन्न होती हैं। अब उसमें एक एक पार्ट करके हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा कहाँ कहाँ संपन्न होता है और किस प्रकार से संपन्न होता है, यह आपको इसमें बता रहे हैं। ये देख रहे हैं परागकोश की संरचना के केस में, यह परागकोश किसके अंदर आता है, मेल सेक्शन ऑर्गन के अंदर आता है। किसका पार्ट है यह, एंडोसियम का पार्ट है। और एंडोसियम की छोटी यूनिट आपको बताई गई थी वह स्टामेन बताई गई थी। और स्टामेन के 3 पार्ट आपको बताए गए थे। पहला आपको बताया गया था एंथर के बारे में, दूसरा फिलामेंट के बारे में और तीसरा आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया गया था। इस प्रकार से ये आपका एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव टिश्यू ये 3 पार्ट हो गए स्टामेन के। अब इसमें सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे एंथर के बारे में। जो एंथर होता है देखते हैं यह नर युग्मकोदित की प्रथम कोशिका होती है और इसमें आप ये स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं कि इसमें यह क्या है, फिलामेंट है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो जोड़ने का काम कर रहा है एंथर से, यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और यह एंथर है। और जब इस एंथर का अनुप्रस्थ काटते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्य रूप से 2 पालियां दिखाई दे रही हैं। यह बीच से जो सेप्टम नुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसके इधर एक पाली हो गई और इधर दूसरी पाली हो गई। ये जो फर्स्ट पाली होती है इसमें भी आप देख रहे हैं 2 चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दे रही है। यह लघु बीजाणु धानियां होती हैं। एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां होती, पहला यह हो गया, दूसरा यह हो गया। इधर से भी देख रहे हैं एक यह हो गया, इसको आप तीसरा कह सकते हैं, इसको चौथा कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं तो देखते हैं उसमें 2 पाली दिखाई देते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको। और प्रत्येक पाली में जो लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 2 होती है। और दोनों मिलाकर के पालियों की 1 2 3 4 यह लघु बीजाणु धानियां आपको दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यह प्रोसेस है। इस विधि की सहायता से इस परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, यह लघु बीजाणु धानियों में पाए जाने वाले यह पॉलन ग्रेन्स हैं। यह पॉलन ग्रेन जो होते हैं यही गैमीट होते हैं, लेकिन इनके निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो यह लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है वह एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इसमें जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो देखते हैं यह मियोसिस डिवीजन है। इस मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो भी नन्हे नन्हे यह
सेल्स आपको दिखाई देती हैं, इसको माइक्रोमियोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोमियोस्पोर्स कहते हैं, मियोस्पोर्स कहते हैं। और जब इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप अलग अलग मैच्योर परागकण के निर्माण होते हैं। लेकिन अगर हम उनका सिस्टमैटिक क्रम देखते हैं, किस क्रम में उसके सभी पार्ट्स उपस्थित होते हैं, तो यह जो पराग कोश होता है इसमें कितने स्तर होते हैं, कैसे कैसे उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया संपन्न होती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक एक करके आपको देखना है कि कैसे कैसे इनके निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो देखते हैं, जब परागकोश का हम अनुप्रस्थ काटते हैं तो काटने के बाद इसके आंतरिक भाग में मृदुतक कोशिकाएं दिखाई देती हैं, और उन मृदुतक कोशिकाओं का बना जो सबसे बाहरी स्तर होता है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यह होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। और बाह्य त्वचा के ठीक नीचे जो यह बड़ी बड़ी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यह कोशिकाएं करती क्या है? यह देखते हैं वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप यह आकृति आकार में भिन्न हो जाती है, और भिन्न होकर के देखते हैं यह हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हाइपोडर्मिस का निर्माण करते हैं, जिसको हम अधोत्वचा कहते हैं। और ये जो अधोत्वचा कोशिकाएं होती हैं, जब इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप देखते हैं ठीक इसके नीचे यहाँ पर ये जो वाला स्तर तीसरा दिखाई दे रहा है, यह आर्की स्पोरियल सेल होता है। क्या होता है? आर्की स्पोरियल सेल होता है, जिसको आप प्रपश्च कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? प्रपश्च कोशिका कहते हैं। यह प्रपश्च कोशिका है। देखते हैं हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में जब डिवीजन की प्रक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप जो कोशिका का निर्माण होता है उसी को हम आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। हिंदी में उसी को हम प्रपश्च कोशिका कहते हैं। और इन सभी का हिंदी में जानना चाहते हैं तो एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। और इसके ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होता है, इसको अधोत्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोत्वचा कहते हैं। तो इस प्रकार से एक एक स्टेप इन हिंदी इन इंग्लिश दोनों समझते जाइए, जिससे हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं पर दिक्कत ना हो। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो पहला जो मृदुकी कोशिकाओं का स्तर आपको दिखाई दिया हुआ एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके ठीक नीचे अधोत्वचा होती है, जो आकृति आकार में भिन्न होकर के वृद्धि करके देखते हैं यह आर्की स्पोरियल सेल मतलब प्रपश्च कोशिका का निर्माण करती है। अब इस प्रपश्च कोशिका में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसको परिणत विभाजन कहते हैं। इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप देखते हैं ये दो स्तर बनते हैं। यहां देख रहे हैं एक स्तर यह आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा स्तर यहां दिखाई दे रहा है। जो पहला स्तर होता है उस स्तर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है ये देखते हैं बाहर का स्तर होता है, और जो आंतरिक स्तर होता है वह प्रिमोर्डियल स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं या स्पोरोजिनस सेल होते हैं। स्पोरोजिनस सेल होते हैं। तो इस प्रकार से ये दो स्तर बन गया। पहला स्तर क्या कहलाया? प्राइमरी पैराइटल सेल, जिसको प्रारंभिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। हिंदी में प्रारंभिक भित्तीय कोशिका, प्रारंभिक भित्तीय कोशिका। और जो दूसरा होता है यह प्रारंभिक पुनः बीजाणु कोशिका, पुनः बीजाणु जनन कोशिका। तो इस प्रकार से यह प्राइमरी पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका होती है।
तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्रपंच कोशिका आर्किस्पोरिया सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप देखते हैं ये दो अस्तर बनते हैं। जो बाहरी अस्तर होता है उसको हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जो पहला अस्तर होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा जो अस्तर होता है ये देखते हैं प्रिमोर्डियल स्पोरोजिनस सेल होता है, प्रारंभिक पूर्ण बीजाणुजन्य कोशिकाएं होती हैं। और देखते हैं जब इन स्तरों में लगातार जो है डिवीजन की प्रक्रियाएं होती हैं, देखते हैं इसमें डिवीजन को जो सबसे पहले प्रारंभ होता है वो प्राइमरी पैराइटल सेल में होता है। यह प्राइमरी पैराइटल सेल में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह 3 से 5 अस्तर बनते हैं। कितने अस्तर बनते हैं? 3 से 5 अस्तर बनते हैं। ये जो 3 से 5 अस्तर होते हैं, देखते हैं इनको हम शॉर्ट में एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम कहते हैं, अध अस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? अध अस्तर कहते हैं। तो इस प्रकार से यह एंडोथीसियम हो गया। और इस एंडोथीसियम का सबसे आंतरिक जो अस्तर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं, यह सबसे आंतरिक जो अस्तर होता है इसी को हम टेपिटम कहते हैं। कभी कभी पूछाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टेपिटम होता है वह एंडोथीसियम का सबसे निचला अस्तर होता है। और यह करता क्या है? यह इसके आंतरिक भाग में जो यह गोली गोली संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है गोल आकार की, देखते हैं इसी को हम शॉर्ट में यम सी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। यही मुख्य होती है। इसी लघु बीजाणु मातृ कोशिका में देखते हैं एक मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस होता है। मतलब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप और 2 माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया चारों लघु बीजाणु धानियों में साथ साथ होती है। देख रहे हैं, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। चारों कोनों पर जो गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है वो टेपिटम के द्वारा घिरी हुई रहती है, और उसी के आंतरिक भाग में माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जिसमें एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। और इसके बीच वाले भाग में जो यह जाली के समान संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, यह सब मृदुतक कोशिकाएं हैं। और बाकी यहाँ पे जो घनी कोशिकाओं का समूह आपको दिखाई दे रहा है, यह देखते हैं वैस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल होते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं संवहन ऊतक। यह संवहन ऊतक करता क्या है? यह जो नर युग्मक होता है या नर जननांग होते हैं, उस नर जननांग की सभी कोशिकाओं तक जल और खनिज लवण या भोज्य पदार्थों को पहुंचाने में इसी वैस्कुलर बंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इस वैस्कुलर बंडल के द्वारा पोषक तत्वों की छोटी इकाइयां, वाटर मिनरल्स पहुंचते रहते हैं, तभी सब कोशिकाएं समान रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। और देखते हैं जब धीरे धीरे यह सभी कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर होने के बाद उसमें परागकण के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो यहाँ देखते हैं जो बीच वाला भाग इधर से दिखाई दे रहा है, यहाँ वाले पोर्शन में देखते हैं धीरे धीरे जल की कमी होने पर जब परागकण का निर्माण इस एमएमसी में हो जाता है, तो जब जल की कमी होगी तो यह परागकोश का जो स्टोमियम वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? स्टोमियम का पार्ट होता है। यह जो स्टोमियम का पार्ट होता है यह ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद देखते हैं यहाँ पे गैप हो जाता है। जब गैप हो जाएगा तो देखते हैं यहाँ से जो परागकण होते हैं यह बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो गई। इस लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप देखते हैं परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है, यह परागकोश की संरचना में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आप पढ़ रहे थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
लघु बीजाणु जनन। क्या है यह? लघु बीजाणु जनन। इस लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यह आप एक जो है प्रोसेस में पढ़ लीजिए कैसे कैसे जो है परागकोश में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि परागकोश की जो संरचना होती है, एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए। परागकोश की जो संरचना होती है वह डंबल लाइक होती है, जो कि 2 पालियों में विभाजित होती है। यहाँ भी स्ट्रक्चर बताया गया है किस प्रकार से है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि फिलामेंट को और एंथर को जोड़ने का कार्य करते हैं। और जब इसका हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं, यहाँ देख रहे हैं यह अनुप्रस्थ काट काटा हुआ संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह अनुप्रस्थ काट है। देखते हैं जब अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो इसमें आप देख रहे हैं जो बी से पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके लेफ्ट और राइट साइड कंडीशन में देख रहे हैं 2 पालियां आपको दिखाई रही हैं। एक पाली इधर होती है, दूसरी पाली इधर होती है। और इस प्रत्येक पाली में जो लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है वह एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। और फिर दूसरे वाले में देखते हैं तीसरा यहाँ पे आपको मिलेगा, चौथा यहाँ पे मिलेगा। तो ऑलराउंड आप देखेंगे कि प्रत्येक परागकोश के प्रत्येक पाली में जो लघु बीजाणु धानियां पाई जा रही थी वह टोटल की संख्या में दोनों पालियों में मिलाकर कितने पाए जाएंगे? 4 पाए जाएंगे। यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया गया है 1 2 3 4। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप देखते हैं छोटे छोटे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु बनते हैं प्रथम अठसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, तो देखते हैं जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो लघु बीजाणु बने होते हैं अठसूत्री विभाजन के द्वारा, इसी को अभी आपको बताया गया था माइक्रोमियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोमियोस्पोर कहते हैं। यह तो जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया परागकोश की संरचना के बारे में, उसके अनुप्रस्थ काट के बारे में। लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अभी आपको इसके बारे में समझाया गया कि जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कैसे कैसे संपन्न होती है। इसमें बताया गया कि जब परागकोश का अनुदैर्ध्य काट काटते हैं तो इसके आंतरिक भाग में जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वह ये संरचना 2 फिगर में आपको दिखाए गए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये उसके मैच्योर कंडीशन को दिखाया गया है, वह इसके इमेच्योर कंडीशन को दिखाया गया है। तो इसमें देखते हैं चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं जाली के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यह सब मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। और यह मृदुतक कोशिकाओं की जो बनी हुई संरचना का सबसे बाहरी स्तर होता है वह अभी आपको बताया गया, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस को हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा कहते हैं। यह करता क्या है? उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सबको सिक्योरिटी प्रदान करता रहता है। बाकी जल और कई लवण पोषक पदार्थों के संचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? अधोत्वचा कहते हैं। ये जो अधोत्वचा की कोशिकाएं होती हैं यह वृद्धि करके आकृति आकार में बढ़ करके अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं और भिन्न होकर के ये किसका निर्माण करती हैं? आर्की स्पोरियल सेल का निर्माण करती हैं। और ये जो आर्की स्पोरियल सेल होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रपश्य कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपश्य कोशिका कहते हैं। और इन प्रपश्य कोशिकाओं में परिणत विभाजन, मतलब चारों तरफ जो विभाजन प्रक्रिया होती है सब में समान, जितनी लघु बीजाणु धानियां आपको दिखाई दे रहे हैं सब में एक समान विभाजन प्रक्रिया होती है, वह पेरिक्लिनल के अंतर्गत आता है। देखते हैं जब परिणत विभाजन होता है तो 2 स्तर बनते हैं। जो पहला स्तर होता है उसको हम प्राइमरी पैरेटल सेल कहते हैं, जिसको आप प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं हिंदी में। और जो दूसरा स्तर होता है प्रिमोर्डियल स्पोरोजीनस सेल होता है, प्रारंभिक पुन बीजाणु जनन कोशिका होती है। ये 2 स्तर बनते हैं। अब इन दोनों स्तरों में से जो प्राइमरी पैरेटल सेल होता है इसमें लगातार मतलब निरंतर विभाजन होता है। निरंतर विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 स्तर बनते हैं। कितने स्तर बनते हैं? 3 से 5 स्तर। और इस 3 से 5 स्तरों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उसको अधस्तर कहते हैं। और यह एंडोथीसियम का सबसे आंतरिक जो स्तर होता है, जो यहाँ पे स्तर आपको दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। टेपिटम इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य पूछा जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि यह अधः स्तर का एंडोथीसियम का सबसे निचला स्तर होता है। यह मध्य में पाए जाने वाले जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है और उसके पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ साथ यह टेप्टम क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करते हैं। यह वशी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। यह स्पोरोपोलेनिन करता क्या है, यह जब परागकण बनेगा तो उस परागकण का जो बाहरी स्तर होता है, जो हार्ड कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग के बाहरी स्तर के निर्माण में स्पोरोपोलेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको केयरफुल होकर देखिएगा। तो टेपिटम का क्या कार्य है, उसका कहाँ पर यह स्थित होता है, तो आप बताएंगे टेपिटम जो होता है वह अधः स्तर या एंडोथीसियम का सबसे निचला भाग होता है या निचला स्तर होता है। वह लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदल को सिक्योरिटी प्रदान करता है, साथ साथ उसके न्यूट्रिशन में, उसके पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अतिरिक्त यह स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है। और यह स्पोरोपोलेनिन का कार्य क्या है, यह स्पोरोपोलेनिन जब परागकण का निर्माण हो जाता है उसके चारों तरफ बाह्य स्तर में वाह्य चोल का निर्माण करता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एग्जाइम। मतलब परागकण के पॉलिन ग्रेन के एग्जाइम के फॉर्मेशन में स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका स्राव किससे होता है, टेपिटम से होता है। किससे होता है, टेपिटम से होता है। और इस टेपिटम के आंतरिक भाग में उपस्थित या मध्य भाग में जो उपस्थित एमईएमसी होता है, जिसको आप माइक्रोस्पोर मदसल कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में एक अर्धसूत्री और दो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह परागकण के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न। यह भी आपको ध्यान देना है कितने मियोसिस होता है, कितने माइटोसिस होता है। तो एक मियोसिस हो गया और दो माइटोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप यह मेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई इसकी परिभाषा पूछता है कि लघु बीजाणु किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की जननी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सूक्ष्म बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है या लघु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह हो गया जो एंडोसियम का पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन्स है। एंडोसियम सबसे छोटी इकाई स्टोमेन है। स्टोमेन के 3 पार्ट आपको बताए थे, कौन कौन से हैं। उसमें पहला आपको बताया था एंथर, जिसको आप परागकोश कहते हैं। दूसरा बताया था फिलामेंट, जिसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और जो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उस टिश्यू का नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं ये 3 पार्ट हो गए। और इसमें भी देखते हैं अलग अलग फ्लावर में या अलग अलग होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जहां पर कई एंथर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनका ग्रुप आपस में दिखाई देता है, मतलब संयुक्त होते हैं कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं, सिन एंड्रस कहते हैं। और यह अगर सभी परागकोश अलग अलग होते हैं तो उसको हम पॉलीएंड्रस कहते हैं। 3 चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, पॉलीएंड्रस और सिनएंड्रस। 2 कंडीशन होती है, जब यह सभी परागकोश एक दूसरे से संयुक्त होते हैं या स्टामेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, समूह में होते हैं, तो उसको हम सिन एंड्रस कहते हैं। और अगर यह परागकोश सब अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस कहते हैं। इसी प्रकार से आप कैलिक्स करोला के केस में भी देख लीजिएगा कि जहां पर कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए कंडीशन में आपको मिलते हैं, देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गैमोसिम्प्लस कहते हैं। और जहां पर अलग अलग आपको मिलते हैं तो उसको हम पॉलीसिम्प्लस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं जो पेटल्स होते हैं, जहां पर पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उसको हम गैमोपेटलस कहते हैं। और जहां पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं उसको हम पॉलीपेटलस कहते हैं। तो इस प्रकार से कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, इन तीनों के केस में आप जान गए हैं। एंडोसियम के केस में भी आपको बताया जाएगा एपोकार्पस और सिनकार्पस के बारे में। अगर उसमें कार्पस आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम सिनकार्पस कहते हैं, अगर अलग अलग होते हैं तो उसको हम एपोकार्पस कहते हैं। इन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यह आप पढ़ लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको आप लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो आपको सस्पेंस लगता हो वह कमेंट के माध्यम से आप
बताइएगा, आपको फिर से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अब हम माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के बाद आते हैं अगले जो है टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसमें माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है उनके बारे में समझिए। इसमें पहला तो आप पढ़ लिए माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, और दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये मेल के केस में पढ़ रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। अब आप देख रहे हैं जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि जब MMC के बारे में बताया गया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, इसमें बताया गया था एक मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस होता है। क्या होता है? 2 माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है। देखते हैं, तो जब पहला मियोसिस होता है, मतलब एक मियोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो नन्हे नन्हे सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं उनको हम बताए थे, क्या नाम जानते हैं? उनको कहते हैं माइक्रो मियोस्पोर कहते हैं। लेकिन जब इस माइक्रो मियोस्पोर में 2 माइटोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तब मैच्योर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो होता कैसे है? इसी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, यह जो माइक्रोमियोस्पोर्स होते हैं उसमें माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप देखते हैं जो मैच्योर परागकण का निर्माण होता है वो 2 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? 2 चरण में। इसमें जो फर्स्ट चरण होता है वह, इसको आप कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। जो स्टेप फर्स्ट होता है यह पॉलिनेशन के पहले होता है, बिफोर पॉलिनेशन। और जो स्टेप सेकेंड होता है वह आफ्टर पॉलिनेशन, परागण के बाद होता है। तो इस प्रकार से इसमें पहला जो स्टेप आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में बिफोर पॉलिनेशन, इसमें जो माइक्रोमियोस्पोर्स बन रहा होता है उसमें जब पहला माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो एक परागकण बना हुआ रहता है, देखते हैं इसके आंतरिक भाग में, इसमें वाह चोल ऊपर वाला है और आंतरिक चोल नीचे का होता है। देखते हैं इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक आकृति आकार में थोड़ा सा भिन्न होती हैं और एक जो होती हैं हल्का सा लेंस के आकार की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें माइक्रोमियोस्पोर्स में पहला जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो फर्स्ट सेल्स होता है इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो ये होता है इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक समसूत्र विभाजन के फल से देखते हैं 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक मात्र कोशिका 2 समसूत्री कोशिका बनी, और यह एक पहला जो होता है उसको हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। जब तक वेजिटेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, जब तक वह इमेच्योर अवस्था में होता है, तब तक उसकी जो आकृति होती है वह गोलाकार होती है। लेकिन जैसे जैसे वह मैच्योर अवस्था में आता है वह धीरे धीरे उसकी आकृति आकार अनियमित आकार की हो जाती है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो देखते हैं उसकी आकृति सबसे पहले लेंस के आकार की होती है, इसके आते हैं वो गोलाकार हो जाती है। लेकिन जब उसमें दूसरा समसूत्र विभाजन होने वाला होता है, इसमें दूसरा समसूत्र विभाजन होगा तो इसकी आकृति जो होती है वो लंबाई में बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया स्टेप फर्स्ट में होती है। और जो दूसरा होता है वह आफ्टर पॉलिनेशन होता है, मतलब परागण के बाद होता है। जो परागण के बाद होता है उसमें क्या होता है, यही जब परागण की प्रक्रिया मतलब परागकोश से परागकण निकलकर हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, यहां देख रहे हैं यह कंडीशन पॉलिनेशन की बताई गई थी। इसमें पीछे आप आ जाइए, यहां से देख रहे हैं यह परागकोश है। इस परागकोश से परागकण निकल करके, जो परागकण यहां से निकल करके हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या इसके वर्तिकाग्र पर आते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। अब आप देख रहे हैं परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और यह पॉलिनेशन के बाद प्रक्रिया संपन्न हो रही है, सेकंड चरण। इसमें क्या होता है, यह जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, इसमें पहला जो आपको बताया गया वेजिटेटिव सेल्स, यह क्या करती है, यह पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य यह है, जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो तरल चिपचिपे पदार्थ होते हैं वह उसको अवशोषित करके इस परागकण का जो केंद्रक होता है, इसमें स्पेशल से जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होना शुरू, ये पर्ण ट्यूब के निर्माण की प्रक्रिया होना शुरू जाता है, मतलब अंकुरण होना शुरू हो जाता है। और अंकुरित होकर के देखते हैं वह वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करते हैं, फिर अंडाशय से वह बीजांड में आते हैं और बीजांड में पहला केंद्रक देखते हैं माइटोसिस का जो दूसरा स्टेप आपको बताया गया था, इसमें दूसरा जो माइटोसिस होता है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में इसमें जब सेकेंड माइटोसिस होता है तो एक जो है केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं, एक से दो केंद्रक बनते हैं और यह दोनों केंद्रक, ये जो पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ था वह पॉलन ट्यूब वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है और बीजांड में प्रवेश करता है। तो उसी नली की सहायता से यह परागकण का जो दोनों केंद्रक होते हैं, जो लास्ट समसूत्र विभाजन हुआ है, इससे दोनों केंद्रक आते हैं बीजांड के पास। तो उसमें पहला जो होता है परागकण का पहला केंद्रक बीजांड में जो अंड कोशिका होती है उसके साथ संयुक्त होकर के यूगुनस का निर्माण कर लेता है। तो पहला निषेचन हो गया। और इसके बाद हैं जो दूसरा निषेचन है वह परागकण का दूसरा केंद्रक और जो भ्रूणकोश का देखते हैं उसमें जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उसके साथ संयुक्त होकर के वह 2n+n की कंडीशन में संयुक्त होकर के 3n का निर्माण करके भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, दूसरी बार यहाँ पर हो रहा है, आगे टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन में बस इतना ही कि आप मेल सेक्स ऑर्गन्स में कैसे कैसे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, यह आप जान गए हैं। और इसमें अगर फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आगे आप छोटा सा यह परागकण लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाह्यचूल हो गए या अंतःचूल हो गए, इसमें दो केंद्रक हो गए, एक वेजिटेटिव सेल है और एक न्यूक्लियर सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है। इसमें जब देखते हैं अगले स्टेप में डिवीजन की प्रक्रिया होती हैं तो जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसके जो केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, अनियमित आकार हो जाते हैं और इसकी आकृति कैसी हो जाती है, अंडाकार हो जाती है। और जैसे ही यह पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है तो जहां जहां पर जनन छिद्र होते हैं देखते हैं इसके बाह्य छोर पर जहां जहां पर स्पोरोपोइन अनुपस्थित होता है वहां पे जनन छिद्र का निर्माण होता है। इसी जनन छिद्र से ये कोशिकाएं डिवीजन के फलस्वरूप निकल करके यहाँ पे पतली या नली के समान संरचना का निर्माण करती हैं। इसी नली से होकर के देखते हैं जो परागकण का केंद्रक है यह समसूत्री लास्ट वाला समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप धीरे धीरे इसी से होकर के या दो केंद्रकों में विभाजित होकर के यहाँ पा जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जैसे बीजांड में प्रवेश करते हैं, बीजांड में प्रवेश करने के बाद एक अंड कोशिका के साथ दूसरा ध्रुवीय केंद्र के साथ संयुक्त होकर के एक जाइगोट का निर्माण करता है, दूसरा भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और देखते हैं दोनों
उस जाइगोट के जो पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह दूसरा होता है। इस प्रकार से ये आगे आपको रिमाइंड कराया जाएगा, बताया जाएगा। तो बस इतना ही, पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।